जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक डरावनी मान्यता प्रचलित थी। कहा जाता था कि हर साल की 7वीं पूर्णिमा के दिन कुछ दुष्ट आत्माएं इंसानों का रूप धरकर बाहर निकलती हैं। अगर उस दिन कोई भूत तुम्हें दिख जाए और तुम उससे बात कर लो तो वह तुम्हारे आंगन में घुस सकता है और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। उस दिन शाम ढलने लगी थी। अचानक मुझे आंगन के दरवाजे के पास कुछ हलचल सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर गया तो देखा कि दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके सिर के बाल पूरी तरह सफेद थे, हाथ में एक टूटा फूटा कटोरा था और वह देखने में बहुत बेबस लग रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, दादी आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरी आवाज सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखें धीरे धीरे घूमी और अंत में मुझ पर टिक गई। फिर उसने भारी और अजीब आवाज में पूछा, बच्चे तुम्हारे दादा का नाम ल्यू कुई है ना? उसकी आवाज बहुत दबाई हुई और ठंडी थी। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही वह अजीब तरह से मुस्कुराई। उसके मुंह में सफेद और नुकीले दांत चमक रहे थे। वह बोली, तो ठीक है, तुम्हारे दादा ने मुझ पर दया खाकर कहा है कि मैं तुम्हारे घर से आधा कटोरा कच्चा चावल ले जाऊं। याद रखना, कच्चा चावल ही देना, पका हुआ नहीं। जब उसने कच्चा चावल कहा तो उसकी आंखें अचानक फैल गईं और आवाज और भी ठंडी हो गई। मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके कहा, आज सातों है, आज किसी से मिलना मना है। मेरी बात सुनते ही उसकी मुस्कान जम गई। वह गुस्से में बोली, तू बच्चा होकर मेरी बात नहीं मानता। तेरे दादा ने भेजा है मुझे, जल्दी कच्चा चावल ला। मुझे याद आया कि घर से निकलते समय मेरी दादी ने साफ कहा था, आज सातों है, आज कोई भी तुम्हें बुलाए उससे मत मिलना और आंगन से बाहर बिल्कुल मत जाना। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वह बूढ़ी औरत मुझे घूरने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह रोने लगी और बोली, बच्चे मैं 3 दिन से भूखी हूँ, अगर आज खाना नहीं मिला तो मर जाऊंगी, बस मुझे बचा ले। वह रो तो रही थी लेकिन उसके चेहरे पर रोने का भाव नहीं था। मुझे गांव के बुजुर्गों की बात याद आ गई। भूत रोते नहीं है, उनकी आवाज भले रोने जैसी हो लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहता है। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मुझे यकीन हो गया ये इंसान नहीं है। मैंने दिखावे के लिए कहा, दादी मत रोइए, मैं आपके लिए चावल ले आता हूँ। लेकिन असल में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसे पहचान चुका हूँ और इसे पता नहीं चलने दूंगा। वह औरत फिर से अजीब तरह से हंसी। अच्छा बच्चा जल्दी जा, याद रखना कच्चा चावल। मैंने सिर हिलाया और घर के अंदर की ओर भागा, लेकिन अंदर जाने की बजाय मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया और गांव की पगडंडी से सीधे मुखिया के घर की ओर दौड़ पड़ा। उस दिन मुखिया के घर निर्माण का काम चल रहा था। मैं पहले भी वहां मदद करने गया था। मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन दिल में एक डर था। मुझे लग रहा था कि वह बूढ़ी औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है। पता नहीं कितना दौड़ा, लेकिन आखिरकार मैं मुखिया के घर पहुंच गया। मुझे देखकर सब चौंक गए। मुखिया ने पूछा, छोटे बैल क्या हुआ, इस हालत में क्यों आए हो? मैंने नीचे देखा, मेरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। हाँफते हुए मैंने कहा, आंगन में भूत आ गया है। ये सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर डर फैल गया। तूने ठीक देखा, हाँ, वह एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर आई थी। मेरी बात पूरी होते ही धड़ाम मुखिया की पत्नी के हाथ से लोहे की परात गिर गई। उसमें गरम गरम सुअर का खून था जो जमीन पर फैल गया। मुखिया गुस्से में बोला, क्या कर रही हो, ठीक से चीज भी नहीं पकड़ सकती? मुखिया की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी किसी ने पूछा, भाभी आज आपने किसी को कच्चा चावल तो नहीं दिया? सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह चुप रही। मुखिया गुस्से से चिल्लाया, पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वह बोली, ना नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो इतना डर क्यों रही हो? ये बात झूठ नहीं हो सकती। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, सच सच बता, अगर झूठ बोला तो आज जान से मार दूंगा। मुखिया की पत्नी ने पहले मुखिया को देखा फिर मेरी तरफ देखा, आखिरकार कांपती आवाज में बोली, भाई मैं डर गई थी। आज दिन में सच में एक बूढ़ी औरत आई थी। घर बन रहा था शुभ के लिए, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन जब मैं गोदाम में गई अचानक मुझे याद आया कि आज 7वां महीना यानी 7 जुलाई की आधी रात का दिन है। मैंने उसे आधी कटोरी पका हुआ चावल दिया था लेकिन उसने लेने से मना कर दिया, उल्टा मुझे गालियां दी और चला गया। गांव के मुखिया की पत्नी ने जब यह बात बताई तो आंगन में खड़े सभी लोगों ने राहत की सांस ली। सब इकट्ठा हो गए लेकिन मेरे चेहरे पर अब भी चिंता थी। अंधेरा होने ही वाला था। मैंने कहा, एक बार हिसाब लगा लेते हैं कि कहीं भूत आंगन में तो नहीं घुसा। मुखिया की पत्नी बोली, क्या तुम अब भी भरोसा नहीं कर रहे? मैंने कहा, भाभी बात भरोसे की नहीं है, डर इस बात का है कि कहीं भूत ने तुम्हें धोखा न दे दिया हो। कहीं तुमने उसे कच्चा चावल तो नहीं दे दिया? किसी ने पूछा। फिर क्या तरीका है? मुखिया की पत्नी बोली, आधी कटोरी पानी लो और एक चॉपस्टिक यानी लकड़ी की पतली छड़ी लो। उसे पानी की कटोरी में खड़ा कर। अगर छड़ी खुद खड़ी हो जाए तो समझो भूत आंगन में घुस चुका है और अंधेरा होते ही नुकसान करेगा। अगर छड़ी न खड़ी हो तो आंगन सुरक्षित है। मैंने कहा, छोटा बच्चा है, वह कटोरी नहीं संभाल पाएगा, मैं खुद लाता हूँ। इतना कहकर मुखिया की पत्नी जल्दी से गोदाम में गई और कटोरी व छड़ी ले आई। मैंने छड़ी पानी में खड़ी की। आंगन में खड़े सभी लोग सांस रोके उस कटोरी को देखने लगे। कुछ मिनट बीत गए लेकिन छड़ी खड़ी नहीं हुई। मैंने कहा, देखा, मैंने पका हुआ चावल ही दिया था, अब तो तसल्ली हो गई। यह कहकर मुखिया की पत्नी ने पानी फेंकने के लिए कटोरी उठाई। मेरे दादा ने तुरंत कहा, अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। मुखिया की पत्नी चिढ़ गई और बोली, सबने देख लिया, छड़ी नहीं खड़ी हुई। अगर सच में भूत अंदर आया होता तो अब तक खड़ी हो जाती। सब लोग दिन भर थके हैं, जल्दी खाना खा लें। दादा बोले, ताकतवर भूतों के पास चालाकी होती है, मौका मिलते ही वार करते हैं। यह सुनकर मुखिया की पत्नी ने दादा को घूरा और गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम बेवजह झगड़ा ढूंढ रहे हो। मैंने साफ कहा कि पका चावल दिया था, अब और क्या चाहिए? यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आमतौर पर मुखिया की पत्नी शांत और सीधी सादी औरत थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। आंगन के लोग उसके पक्ष में बोलने लगे और दादा से बोले कि बात को ज्यादा मत खींचो। तभी मुखिया का बेटा गुस्से में बोला, अरे बूढ़े, हमारे घर का काम चल रहा है, तुम क्यों बेवजह टांग अड़ा रहे हो? मेरी माँ ने भी कहा है कि पका चावल दिया था, फिर भी तुम पीछे पड़े हो, आखिर चाहते क्या हो? मुखिया ने उसे डांटते हुए कहा, बदतमीज, अपने बड़े से ऐसे बात करता है, अक्ल नहीं है क्या? इसके बाद उसने ठंडी सांस ली और चुप हो गया। दादा ने गंभीर आवाज में कहा, भाभी मैं सबकी जान बचाने के लिए बोल रहा हूँ। आज 7 जुलाई आधी रात का दिन है, यह आम दिन नहीं है। आज भूत इंसान का भेष नहीं धरता, बल्कि आज इंसान और भूत में फर्क ही नहीं दिखता। आंखों से पहचानना नामुमकिन होता है। अंधेरा होते ही बहुत देर हो जाएगी। मुखिया ने थकी आवाज में पूछा, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? दादा बोले, तुम्हारे घर की छत की बीम आड़ू की लकड़ी की बनी है। आड़ू की लकड़ी अपशकुन और भूतों से बचाती है। अगर उस बीम का एक टुकड़ा काटकर दरवाजे की देहरी बना दी जाए तो कोई भूत अंदर नहीं आ पाएगा। हम सब घर के अंदर रहेंगे। सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही मुखिया भड़क गया। बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? छत की बीम घर की रीढ़ होती है, उसे निकालना मतलब घर की कमर तोड़ना? क्या तुम चाहते हो कि हमारा खानदान कभी सीधा खड़ा न हो पाए? तुम्हारी नीयत क्या है? मुखिया का बेटा भी चिल्लाया, पिताजी यह आदमी जानबूझकर झगड़ा करने आया है, इसे बाहर निकाल दो। मुखिया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रह, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बीम ऐसे ही नहीं निकाली जाती। दादा बोले, अंधेरा होने वाला है, वक्त नहीं बचा है, बताओ जान ज्यादा जरूरी है या लकड़ी? यह सुनकर मुखिया भी गुस्से में आ गया। बोला, तुम्हें खुद यकीन नहीं है कि भूत आया भी है या नहीं, फिर बीम क्यों निकाले? साफ लगता है तुम बदला लेना चाहते हो। मैं हैरान रह गया और बोला, बदला? मैं किस बात का बदला लूंगा? मुखिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है आज मेरे घर का बड़ा शुभ दिन है, नया घर बन रहा है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। जिसे रहना है रहे, जिसे नहीं रहना वह चला जाए। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी खाना बनाओ, सब भूखे हैं।
हैं। मुखिया की पत्नी ने सिर हिलाया और कुछ जवान औरतों को साथ लेकर रसोई की तरफ चली गई। भीड़ धीरे धीरे गोदाम में चली गई। गांव का मुखिया दीवार के सहारे बैठकर बीड़ी पीने लगा। आंगन में लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर बातें कर रहे थे और मेरे दादा को जैसे जानबूझकर एक तरफ छोड़ दिया गया था। दादी ने नाराज होकर कहा, बूढ़े अब बस भी करो, मुखिया को नाराज कर दिया तो हमारे अच्छे दिन नहीं कटेंगे। मेरी पलकों का फड़कना लगातार बढ़ रहा था। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि भूत आंगन में घुस चुका है और अब बस अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है। दादी बोली, बिना सबूत के डर मत फैलाओ। दादा ने धीमी आवाज में कहा, एक बार फिर आधी कटोरी पानी और एक छड़ी ले आओ, लेकिन चौथी भाभी को मत दिखाना। मैं एक बार और हिसाब लगाना चाहता हूँ। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है मैं ले आती हूँ। थोड़ी ही देर में दादी कटोरी और छड़ी ले आई। मैं उन्हें लेकर एक कोने में चला गया जहाँ कोई नहीं था। मैंने छड़ी को पानी की कटोरी में डाला और इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बीत गए, छड़ी नहीं खड़ी हुई। मेरे मन में आया, क्या सच में कोई गड़बड़ नहीं है? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छड़ी अचानक धीरे धीरे अपने आप खड़ी होने लगी और हवा में थरथराते हुए पानी के बीच टिक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, भूत आंगन में घुस चुका है। इतना कहते ही चारों तरफ ठंडी और सर्द हवा चलने लगी। कटोरी में खड़ी छड़ी चरचराने लगी और बुरी तरह हिलने लगी। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग जल्दी आओ, छड़ी खड़ी हो गई है। गांव वाले सन्न रह गए और घबराकर दौड़े चले आए। जैसे ही उन्होंने पानी की कटोरी में खड़ी छड़ी देखी, सबकी आंखें फैल गई। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या हो रहा है? दादा ने घबराते हुए पूछा, भूत कहाँ है? जरा दिशा बता दे। जैसे ही यह कहा गया, छड़ी और जोर से हिलने लगी। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। कोई बोला, अंधेरा होने वाला है और भूत आंगन में ही है, अब क्या करेंगे? दादा ने कहा, पहले घबराओ मत, मैं एक बात और पूछता हूँ ताकि साफ हो जाए, कहीं भूत हमें धोखा तो नहीं दे रहा? यह कहकर दादा ने फिर कटोरी की तरफ देखकर पूछा, भूत कौन है? इशारा कर दे। अगले ही पल छड़ी से काला धुआं निकलने लगा। सबकी नजरें कटोरी पर जमी थी। हर कोई डर रहा था कि कहीं छड़ी उसकी तरफ न मुड़ जाए, लेकिन समय बीतता रहा और छड़ी किसी दिशा में नहीं गई। तभी चैन राम घबरा गया और चिल्लाया, अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? भूत आखिर है कौन? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कटक की आवाज आई और कटोरी में खड़ी छड़ी ऐसे टूट गई जैसे किसी ने हाथ से तोड़ दी हो। यह देखकर सबके चेहरे उड़ गए। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दादा ने घबराकर कहा, यह छड़ी किसी ताकतवर भूत ने तोड़ी है। वह अपनी जगह जाहिर नहीं करना चाहता। वह यहीं लोगों के बीच मौजूद है। दादा ने जोर से कहा, अंधेरा पूरी तरह होने से पहले सब लोग जल्दी से पहाड़ी देवता के मंदिर की तरफ भागो। वह मंदिर कई दशकों से उजड़ा पड़ा है। वहाँ कोई पूजा नहीं होती। क्या वह भूत को रोक पाएगा? दादा ने कहा, रोक पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन अभी हमारे पास यही एक रास्ता है। इतना सुनते ही मुखिया ने गुस्से में अपनी पत्नी को लात मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ी। आंगन में किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सबको लग रहा था कि उसी की वजह से ये सब हुआ है। मुखिया ने चिल्लाकर कहा, क्या तुमने ही कच्चा चावल उधार दिया था? उसकी पत्नी डरते हुए बोली, नहीं, मैंने किसी को कच्चा चावल नहीं दिया। मुखिया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पत्नी पर टूट पड़ा। किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उसका बेटा भी चुपचाप देखता रहा और अपनी माँ को दोषी नजरों से देखता रहा। पत्नी रोते हुए चिल्लाई, मैंने कच्चा नहीं पका हुआ चावल दिया था। लेकिन मुखिया ने कुल्हाड़ी घुमाकर उसके हाथ पर वार कर दिया। खून फर्श पर फैल गया। वह दर्द से कांपने लगी। मुखिया चिल्लाया, सब तेरी ही वजह से हुआ है। मरने से पहले तुझे काटूंगा। हालात बेकाबू होते देख दादा ने आगे बढ़कर कहा, बस करो, अब लड़ने का वक्त नहीं है, जल्दी भागो पहाड़ी देवता के मंदिर की तरफ, शायद वहीं जान बच सके। दादा ने कहा, श्यामू पश्चिम वाले कमरे से अपने तीसरे चाचा को पीठ पर उठाकर ले आओ। श्यामू अंदर भागा, लेकिन तुरंत वापस आ गया। बोला, वह चलने से मना कर रहे हैं। दादा ने गुस्से में कहा, वह क्या करना चाहता है? इतना कहकर मुखिया खुद पश्चिम वाले कमरे की तरफ बढ़ा। बाकी लोग भी पीछे पीछे चल पड़े। अब कोई भी अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि भूत अकेले में हमला कर देगा। मुखिया ने छिड़कर कहा, अब कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तीसरे नंबर वाले तू हंगामा क्यों कर रहा है? चैन दाकुआन मिट्टी की चारपाई पर ढंसा बैठा था। वह पिछले 7-8 सालों से लकवाग्रस्त था और केवल किसी के सहारे ही उठाया जा सकता था। उसका चेहरा बिल्कुल राख जैसा पीला था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, पूरी तरह काली। उनमें सफेदी नाम की चीज ही नहीं दिख रही थी, जो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। चैन दाकुआन हल्की हंसी हंसते हुए बोला, भागने की जरूरत नहीं है। मेरे इस कमरे की दहलीज ताव लकड़ी की है। इंसान अंदर आ सकता है लेकिन भूत नहीं। मैं चौंक गया और बोला, तुम्हारे कमरे की दहलीज ताव लकड़ी की है? मुझे तो कभी पता ही नहीं था। चैन दाकुआन बोला, हमारे बाप की मौत से पहले उन्हें डर था कि कोई गंदी चीज मेरे कमरे में न घुस जाए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर ताव लकड़ी से ये दहलीज बनवाई थी। इसे बने हुए भी 7-8 साल हो गए हैं। यह कहकर चैन दाकुआन ने कमरे में मौजूद लोगों को घूर कर देखा। उसकी वे काली आंखें और भी अजीब लगने लगी, जैसे उनमें खून भर गया हो। लिu लियांग से रहा नहीं गया और वह बोला, दाकुआन तेरी आंखें इतनी काली क्यों हैं? उनमें सफेदी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। चैन दाकुआन बोला, मैं इतने सालों से लकवाग्रस्त हूँ, बाहर बहुत कम निकलता हूँ। वक्त के साथ आंखों का रंग बदल गया है। अगर तुम्हें डर लगता है तो पहाड़ी देवता के मंदिर में जाकर छिप जाओ। लिu लियांग कुछ पल चुप रहा। फिर किसी ने कहा, अगर भूत पश्चिम वाले कमरे में नहीं आ सकता तो सब लोग यहीं आकर छिप जाएं। इसके बाद मुखिया ने आंगन में खड़े सभी लोगों को पश्चिम वाले कमरे में बुला लिया। बस मुखिया की पत्नी ही आंगन में खड़ी रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में साफ डर झलक रहा था। मुखिया ने कहा, तुम अभी तक बाहर क्यों खड़ी हो? जल्दी अंदर आओ। इसी वक्त मुखिया की पत्नी कांपती हुई आवाज में बोली, कोई मेरी टांग खींच रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जोरदार गड़गड़ाहट हुई और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। चैन दाकुआन तीखी हंसी हंसते हुए बोला, वही भूत है, वही भूत है। मुखिया की पत्नी अपनी टांग पर जोर जोर से मारते हुए चिल्लाने लगी, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मैंने तुम्हें कच्चा चावल नहीं दिया था, तुम अंदर कैसे आए? तुम बताओ, आखिर तुम कौन हो? असली भूत कौन है? मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। फिर एक और जोरदार गड़गड़ाहट हुई और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगती हुई मुखिया की पत्नी की टांगों पर 2 खून से भरे हाथों के निशान उभर आए। वे निशान ऐसे थे जैसे किसी ने उसकी टांगों को कसकर पकड़ रखा हो। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा तो मैं कुल्हाड़ी से काट डालूंगी। इतना कहकर उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई, पहले घूरकर चारों तरफ देखा और फिर बिना हिचक अपनी ही टांग पर वार कर दिया। मैं चीख पड़ा, मेरी माँ पागल हो गई है, वह इंसान नहीं है, वह भूत है। मुखिया के इतना कहते ही उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। वह चिल्लाई, भूत इसी पश्चिम वाले कमरे में है, तुम सब बेवकूफ हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें लाल हो चुकी थी। वह लगातार हंसती रही। उसकी हंसी बहुत दूर तक गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में वह बारिश में गिर पड़ी और हमेशा के लिए शांत हो गई। कमरे के अंदर मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हर आंख में डर साफ झलक रहा था। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, सब लोग घबराओ मत, सुबह हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज रात कोई सोएगा नहीं, सब जागते रहो। सबने सिर हिला दिया। किसी की सांस तक तेज चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चैन दाकुआन मिट्टी की चारपाई पर बैठा था और उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वह किसी बात से बहुत खुश हो। सबको लग रहा था कि खतरनाक भूत मर चुका है और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन मैं अब भी बेचैन था। मैं चुपचाप दहलीज के पास गया और ध्यान से उसे देखने लगा। दहलीज के
कुछ हिस्से सड़ चुके थे और ठीक से जमे नहीं थे। मैंने वहाँ से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उखाड़ा और मुंह में डालकर चबाया। कुछ ही पल में मैंने उसे थूक दिया और जोर से बोला, ये दहलीज ताव लकड़ी की नहीं है, ये तो शीशम नहीं बल्कि शमशान की लकड़ी है। मैंने कहा, गाँव के बुजुर्ग कहते हैं कि ताव लकड़ी भूत भगाती है, लेकिन यह लकड़ी आत्माओं को बुलाती है, इसलिए कोई भी घर बनाते वक्त इस लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करता। मेरी बात सुनते ही आंगन में मौजूद लोग सन्न रह गए। सबकी आंखों में फिर से डर उतर आया। वहीं मिट्टी की चारपाई पर बैठा चेन डाकुआन अचानक घबरा गया। उसका चेहरा पल भर में बदल गया, जैसे उस पर किसी और का साया आ गया हो। वह चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है, ये दहलीज ताव लकड़ी की ही है। मैंने साफ कहा, नहीं, ये वही खतरनाक लकड़ी है। अगर किसी को यकीन न हो तो लकड़ी का टुकड़ा निकालकर मुंह में डालकर देख ले, गांव में हर कोई पहचान लेता है। मेरी बात सुनते ही चेन डाकुआन बुरी तरह बेचैन हो गया। वह चिल्लाया, दहलीज भूत को रोकने के लिए है, कोई इसे हाथ मत लगाना, जिसे यहाँ नहीं रहना वह बाहर निकल जाए। मुखिया ने भौहें सिकोड़ ली। उसने दहलीज से लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा निकाला, उसे थाली में रखकर घिसा और ध्यान से देखने लगा। कुछ ही बार चबाने के बाद मुखिया ने लकड़ी थूक दी। उसका चेहरा बिगड़ गया और वह काफी देर तक कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा, मुखिया, ये ताव लकड़ी है या हुआई लकड़ी? जब मुखिया चुप ही रहा तो लियू लियांग ने भी दहलीज से लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उसे चबाया और तुरंत थूक दिया। वह बोला, ये हुआई लकड़ी है, ये भूत बुलाने वाली लकड़ी होती है। इतना सुनते ही किसी ने चिल्लाकर कहा, चेन डाकुआन, तू कमीना है, तू तो हम सबको मरवाना चाहता था। उस पल चेन डाकुआन बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। वह गुस्से में चिल्लाया, क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम सब चल फिर सकते हो और मैं नहीं। हर बार मुझे देखने आते हो तो ताने मारते हो। मुझे पता है तुम सब चाहते हो कि मैं मर जाऊं। अब ठीक है, आज तुम सब यहीं बैठकर मरोगे। उसकी बात पूरी होते ही मुखिया ने गुस्से में चेन डाकुआन को थप्पड़ मार दिया। मुखिया की आंखों में आग थी। उसने दहाड़कर पूछा, कच्चा चावल जानबूझकर तूने ही बाहर दिया था ना? चेन डाकुआन के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ, कच्चा चावल मैंने ही दिया था। भूत इसी घर में है, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। वह यह कहते हुए अजीब तरह से हंस रहा था। उसकी आंखों में हरी सी रोशनी चमक रही थी। मुझे उसकी आंखों में एक परछाई दिखी, एक औरत की, जिसके बाल बहुत लंबे थे। कमरे में मौजूद लोग गुस्से से कांप उठे। कोई बोला, इस हरामखोर को अभी मार देना चाहिए। माहौल गर्म हो गया, लेकिन मुखिया ने सख्त नजरों से सबको देखा। सब लोग उससे डरते थे, इसलिए एकदम चुप हो गए। मुखिया ने चेन डाकुआन के कपड़े पकड़कर झकझोरते हुए कहा, तू 7-8 साल से लकवे का मरीज है, तूने चावल बाहर कैसे भिजवाया? दिन में तो कोई तुझे बाहर उठाकर भी नहीं ले गया, सच बता। चेन डाकुआन ने अजीब हंसी हंसी और बोला, बड़े भाई, क्या तुम्हें लगता है कि इन 7-8 सालों में मैं सिर्फ खाता पीता रहा हूँ और कुछ नहीं किया? इतना कहते ही उसके गले से अजीब सी आवाज निकलने लगी। उसी वक्त मैंने छत की तरफ आवाज सुनी। ऊपर देखा तो कई चूहे बल्ली पर बैठे हुए थे। मुखिया गुस्से से कांपने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तीसरे, तू पूरी तरह पागल हो गया है। तूने चूहों के जरिए चावल भिजवाया? इतनी नफरत, इतने साल मैंने तुझे अच्छे से पाला खिलाया, फिर भी तुझे क्या कमी थी? चेन डाकुआन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब कोयले की खान धंसी थी, अगर मैं तुम्हें बचाने नहीं गया होता तो क्या मैं लकवे का शिकार होता? मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए तुम्हारा मुझे पालना फर्ज था। 8 साल पहले पहाड़ी के पीछे एक कोयले की खान थी। गांव के लोग वहां कोयला खोदने जाते थे। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, तभी हादसा हुआ और चेन डाकुआन लकवे का शिकार हो गया। उसके अलावा बाकी सब बच गए। लकवा पड़ने के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी गुलाबियां किसी और आदमी के साथ भाग गई। इसके बाद मुखिया ने चेन डाकुआन का घर और थोड़ी सी जमीन बेच दी और उसे अपने घर ले आया। मैंने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। वही लोग थे जो उस दिन बारिश में खान में काम करने गए थे। कोयले की खान का नाम सुनते ही सबके चेहरे बदल गए, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। मुखिया ने भारी आवाज में कहा, पुरानी बातें छोड़ दो, अब उन्हें उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। चेन डाकुआन हंसते हुए बोला, अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता। नहीं, अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं उस दिन खान में ही नहीं जाता। इतना कहते ही आसमान में तेज बिजली चमकी। उसी रोशनी में मैंने देखा कि चेन डाकुआन की गर्दन पर सड़ांत के धब्बे उभर आए थे। कमरे में मौजूद सबने यह देखा, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर चेन डाकुआन ने अपने पैरों पर पड़ी रजाई हटाई। रजाई हटते ही भयानक बदबू पूरे कमरे में फैल गई। वह और भी डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, बड़े भाई, मैं तो 7 साल पहले ही मर चुका था। तुम्हारे हाथों धीरे धीरे मर गया था। तुम्हें याद है?